अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प। और इसमें हम लोग पिछले वीडियो में देखे इंट्रोडक्शन टू इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम लोग इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करेंगे अपने सी शार्प के प्रोग्राम के अंदर। सी शार्प के अंदर अगर आपको इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना तो मिनिमम 2 क्लास चाहिए, मिनिमम, ज्यादा और भी हो सकता है बट मिनिमम 2 क्लास चाहिए। जिसमें से एक क्लास जो होगा वो बेस क्लास की तरह एक्ट करेगा, जो अपने एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को, मतलब वेरिएबल्स और मेथड्स को देगा। किसको देगा? तो दूसरा क्लास जो होगा वो डिराइव क्लास, जो कि बेस क्लास से एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी लेगा। तो अगर आपको इनहेरिटेंस करना होगा तो पहले एक क्लास बनाना होगा जिसका कुछ भी नाम हो सकता है, उसको हम लोग बेस क्लास मान के चलेंगे। दूसरा जो क्लास होगा वो डिराइव क्लास, उसका नाम कुछ भी होगा, लेकिन अगर उसको इनहेरिट कराना है किसी क्लास से तो यहां पे कोलोन यूज करना पड़ता है और उसके बाद बेस क्लास का नाम यूज करना पड़ता है। ये क्लास जो है वो इस क्लास को जैसे इनहेरिट करेगा तो इसका सारा एट्रीब्यूट, सारा प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाएगा। यहां पे अगर ध्यान दोगे तो कोलोन एक ऑपरेटर यूज किया गया, कोलोन को यहां पे क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस ऑपरेटर बोलते हैं। तो चलो एकदम बेसिक प्रोग्राम बना के देखते हैं इसका। या यहां देते हैं इंप्लीमेंटिंग सिंगल इनहेरिटेंस। एक क्लास किसी एक ही क्लास को इनहेरिट करेगा। एकदम बेसिक क्लास बना रहे हैं, ध्यान से, सिर्फ समझाने के लिए। अभी इसका कोई माने मतलब नहीं है, ऐसा कुछ रियल लाइफ या ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं। हम लोग बना रहे हैं पब्लिक क्लास डेमो, ठीक है। और इसके अंदर दो वेरिएबल बनाते हैं, पब्लिक INT x। अब पब्लिक क्यों लिखे, प्राइवेट क्यों? पब्लिक प्राइवेट क्या होता है आगे पढ़ेंगे, फिलहाल पब्लिक लिखना है। INT x और INT y फिलहाल वेरिएबल को हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद बनाते हैं एक पब्लिक क्लास, या इसको हम लोग बेस ही बना देते, ऐसे बनाते ताकि समझ में आए, बेस नाम से बना दिए। और दूसरा क्लास बनाते हैं डिराइव के नाम से, और ये इनहेरिट करना चाहता है बेस को, कर लिए। और यहां पे हम लोग देते हैं पब्लिक INT z। तो हमारे पास एक बेस क्लास है जिसके पास दो प्रॉपर्टी, डिराइव क्लास एक प्रॉपर्टी है। बट अब हम लोग एक और क्लास बनाते हैं पब्लिक क्लास, इसका नाम देते हैं डेमो। और इसके अंदर हम लोग मेन फंक्शन बनाते हैं, सिस्टम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और ये दो क्लास है तो हम लोग दोनों का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिलहाल डिराइव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो डिराइव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? डिराइव का ई इक्वल्स टू न्यू डिराइव। अब हम लोग हमेशा से क्या पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, कि जब भी किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके मेंबर्स का कॉपी इसके अंदर आ जाता है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाता है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा कॉपी आएगा? जेड का आएगा या और कुछ आएगा? नहीं, डी के अंदर जो डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक्स वाई भी आएगा और जेड भी आएगा। क्यों? कि जेड तो इसका अपना है, और एक्स वाई क्या होगा, क्योंकि ये डिराइव क्लास बेस को इनहेरिट किया तो बेस यहां पे है, तो इसके पास जो भी मेंबर्स होगा वो ऑटोमेटिक किसके अंदर आ जाता है? इसके अंदर आ जाता है। तो मतलब अगर आप डिराइव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डिराइव का मेंबर प्लस बेस के मेंबर दोनों मेंबर आ जाएगा। मतलब आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कैसे? चलो करके देखते हैं। डी डॉट एक्स इक्वल टू 10, डी डॉट वाई इक्वल टू 20, डी डॉट जेड इक्वल टू 30। उसके बाद सबको प्रिंट करते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन एक्स को प्रिंट करते हैं, देखते हैं को होता है कि नहीं होता है। वाई को करते हैं और जेड को करते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया किसका? डिराइव का। लेकिन मेंबर्स किसका यूज कर रहे हैं? दोनों का। क्यों? क्योंकि हमारा डिराइव क्लास बेस क्यों इनहेरिट किया, तो एज पर द इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस बेस क्लास का सारा मेंबर ऑटोमेटिक किसमें आ जाता है? डिराइव में। और डिराइव का अपना है ही, तो ये तीनों इसके अंदर आ जाएगा, इसके ऑब्जेक्ट के अंदर। चलो ट्राई करते कि जो बोल रहे हो भी रहा है या सिर्फ थ्योरेटिकल बात है, या हम गलत पढ़ा रहे हैं, इसको चेक कर लेते हैं। inherit1.cs
और सॉरी, यहां पे गड़बड़ हो गया, डी डॉट एक्स होगा ना, डी डॉट वाई और डी डॉट जेड। अब डी नहीं दिया तो क्या हो रहा था कि एक्स वाई जेड को ये मेन के अंदर खोज रहा था। अब मेन का डेमो के अंदर, डेमो के अंदर तो है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट के अंदर है, इसलिए एरर आ रहा था। वही कि इनहेरिटेंस के बाद के देखो कंपाइल हो गया सक्सेसफुल, कोई एरर नहीं है। अब रन करा के देखते हैं, तीनों वैल्यू आ रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे डिराइव क्लास का, तो डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर बेस क्लास का मेंबर प्लस अपने क्लास का मेंबर दोनों आ जा रहा। हाँ, अगर कोई ये पूछे कि हम बेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बेस का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सिर्फ एक्स वाई का आएगा, क्योंकि बेस थोड़ी डिराइव को इनहेरिट कर रहा है। तो यहां पे ध्यान रखिए, सिर्फ डिराइव के पास बेस वाला आता है, डिराइव वाला बेस में नहीं जाता। तो इसमें सिर्फ एकदम बेसिक प्रोग्राम बना के हम लोग देखें कि कैसे इनहेरिटेंस करते हो भी सिंगल इनहेरिटेंस, क्योंकि सी शार्प सिंगल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। तो कोई भी क्लास अगर किसी क्लास को इनहेरिट करना चाहता है तो कोलोन देके उस क्लास का नाम दे देगा, तो ये वाला क्लास इनहेरिट हो जाएगा किसमें, इसमें। अभी हम लोग सिर्फ क्या बनाए, अभी हम लोग सिर्फ बनाए तुम्हारा वेरिएबल्स, फंक्शंस भी हो सकता है। चलिए फंक्शंस को देखते हैं। अब हम लोग करते हैं, आप फंक्शन भी बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। जैसे मान लो ये एक्स वाई है, एक्स वाई को इनहेरिट करने के लिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन एक्स वाई का वैल्यू इनपुट लेने के लिए और आउटपुट देने के लिए हम लोग यहीं पे फंक्शन बनाना चाहते हैं जो कि इसी वेरिएबल पे काम करेगा, ऐसा फंक्शन जो इस पे काम करेगा। तो चलो एक बनाते हैं, पब्लिक वाइड एक्सेप्ट, और यहां पे एक्स और वाई का वैल्यू इनपुट लेगा। इनपुट लेने के लिए पहले होगा कंसोल डॉट राइट इंटर वैल्यू फॉर एक्स, एक्स कन्वर्ट डॉट टू ID32 कंसोल डॉट रीड लाइन। दूसरा होगा कंसोल डॉट राइट इंटर वैल्यू फॉर वाई, वाई इक्वल्स टू सेम हो जाएगा। एक फंक्शन या मेथड बनाए जो क्या कर रहा है, एक्स और वाई के लिए वैल्यू ले रहा है, और दूसरा बनाते हैं हम लोग पब्लिक वाइड डिस्प्ले जो एक्स वाई के वैल्यू को प्रिंट करेगा। कंसोल डॉट राइट लाइन एक्स का वैल्यू को प्रिंट करेगा, कंसोल डॉट राइट लाइन वाई के वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, और इसके पास सिर्फ जेड है, इसके पास क्या है, जेड। अब ये जैसे ये इसके पास दो मेंबर था तो उसका वैल्यू इनपुट आउटपुट के लिए बना लिया। अब एक जेड बनाते हैं हम लोग, तो जेड में क्या करेंगे, चलो ये भी बनाएगा पब्लिक वाइड। अब यहां थोड़ा अलग नाम से बना रहे हैं, ध्यान देना, यहां हम लोग अलग नेम से बना रहे हैं, और ये सिर्फ जेड का डेटा इनपुट लेगा। अलग नाम से क्यों बना रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है आगे बताएंगे। सेम नाम से बनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, वो सब आगे देखेंगे हम लोग। तो इंटर द वैल्यू फॉर एक्स की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, जेड, और यहाँ क्योंकि इसके पास एक ही मेंबर है तो जेड ले लिया। और ये बनाएगा एक डिस्प्ले डेटा, क्या बनाएगा, डिस्प्ले डेटा। और ये जेड का वैल्यू को प्रिंट कर देगा। आ गया। अब यहां पे तुमको क्या करना होगा, तुमको सिर्फ डी डॉट, अब देखो इसके पास क्या है, एक्सेप्ट डिस्प्ले, और इसके पास क्या है, एक्सेप्ट डेटा डिस्प्ले डेटा। तो हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, जैसे जैसी डिराइव क्लास तुम्हारा बेस को इनहेरिट करेगा तो ये वेरिएबल्स तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ ये फंक्शन भी आ जाएगा। मतलब हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ये फंक्शंस को भी कॉल करा सकते, करते देखो, डी डॉट पहले एक्सेप्ट को कॉल कराते हैं, फिर डी डॉट एक्सेप्ट डेटा। तो एक्सेप्ट क्या करेगा, एक्स वाई का डेटा ले लेगा, और एक्सेप्ट डेटा क्या करेगा, जेड का डेटा ले लेगा। फिर डी डॉट पहले डिस्प्ले एक्स वाई का डेटा प्रिंट कर देगा, और डी डॉट डिस्प्ले डेटा जेड का वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो यहां पे देखो हम लोग जैसे वेरिएबल को इनहेरिट कर रहे थे, इस बार फंक्शन को भी इनहेरिट कर लिए साथ ही साथ, देखते हैं काम करता है कि नहीं। और फंक्शन को डिराइव क्लास के साथ यूज कर लिए। कंपाइल तो हो गया, रन करा के देखते हैं। एक्स का वैल्यू मांगा 10, वाई का वैल्यू 20, जेड का 30, और देखो एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू आया। तो यहां पे क्या हुआ कि जैसे ये वेरिएबल्स इसके अंदर आ गया था, इस पर वेरिएबल और फंक्शन दोनों आ गया। इसीलिए डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ जैसे वेरिएबल्स बेस क्लास के वेरिएबल को यूज कर सकते थे, वैसे बेस क्लास के फंक्शन को भी यूज कर पा रहे। अब तुम कहो कि नहीं, हम लोग चाहते कि दोनों में फंक्शन एक ही नाम से हो,
हमको बार बार कॉल, जैसे क्या हुआ कि इसका भी कॉल कराना पड़ा, इसका भी कॉल कराना पड़ा, इसका भी कॉल कराना पड़ा, इसका भी कॉल कराना पड़ा। अगर आप उसको कॉल नहीं कराना चाहते हैं ऊपर वाले को, आप चाहते हैं कि सारा काम अपने, कॉल कराना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे कॉल नहीं करा जब यूज कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जब इसको कॉल करा रहे हैं ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाए। तो बस तुमको पहला तरीका क्या है, जैसे इसको कॉल करा रहे हैं तुम पहले क्या करो, एक्सेप्ट को कॉल करा लो। तो जब इसका एक्सेप्ट डेटा को कॉल कराया जाएगा तो पहले एक्सेप्ट को कॉल कराएगा, तो इसका एक्सेप्ट कहां से आया होगा, यहां से ये वाला कोड रन होगा, उसके बाद ये वाला रन होगा। जब डिस्प्ले डेटा को कॉल कराएंगे तो ये पहले क्या करेगा, डिस्प्ले को कॉल करा लेगा, तो ये क्या करेगा, पहले ये दोनों का वैल्यू प्रिंट कर लेगा, तब आएगा, तब अपना वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो अब फायदा क्या होगा, ये फायदा होगा कि यहां से तुमको एक्सेप्ट और डिस्प्ले कॉल कराने की जरूरत नहीं, तुम कॉल कराओ एक्सेप्ट डेटा को, और एक्सेप्ट डेटा किसको कॉल करा लेगा, एक्सेप्ट को। तुम कॉल कराओ डिस्प्ले डेटा को, वो किसको कॉल करा लेगा, डिस्प्ले को। और क्यों कॉल करा पाएगा, क्योंकि वो उसको इनहेरिट किया, तो इंटरनली ये दोनों फंक्शन भी कहां है, इसी क्लास के अंदर है। तो काम हो जाएगा, देखते हैं काम होता है कि नहीं। सेम काम हो रहा है। तो जैसे आप क्लास में मेंबर वेरिएबल को इनहेरिट कर सकते हैं, वैसे ही आप मेंबर फंक्शन को भी इनहेरिट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो कभी भी कोई भी क्लास अगर किसी क्लास के इनहेरिट करता है तो उसका मेंबर वेरिएबल, मेंबर फंक्शन सब किस में आ जाता है, डिराइव क्लास में आ जाता है। हाँ, उसके लिए जरूरी कि सारा मेंबर फिलहाल पब्लिक होना चाहिए, या आगे जाके प्रोटेक्टेड पढ़ेंगे जब हम लोग एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे तो वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिलहाल ध्यान रखना कि अगर आप चाहते हैं कि जो भी मेंबर इनहेरिट हो पाए तो उसको पब्लिक बनाना पड़ता है। अगर प्राइवेट बना दोगे तो नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ डिस्प्ले है, डिस्प्ले को हम प्राइवेट बना देते हैं भी, तो देखो क्या होगा, कंपाइल करते हैं, एरर आ गया ना, बोला कि डिस्प्ले इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, क्योंकि ये प्राइवेट है तो सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज सकता है, और हम लोग उसको कहां कॉल करा रहे हैं, दूसरे क्लास में, इसलिए वो ऊपर से नीचे आया ही नहीं, नीचे ऊपर से नीचे आया ही नहीं, इसलिए कॉल नहीं हो पाया। तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो है उसको हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल जो पब्लिक मेंबर होता है, अभी ध्यान रखना है, या प्रोटेक्टेड मेंबर होता है या इंटरनल मेंबर में होता है, वही आता है, बाकी नहीं आता है। तो उसका कॉन्सेप्ट जैसे से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में क्या देखें कि अगर आपको कोई भी क्लास को किसी दूसरे क्लास में इनहेरिट करना होगा तो आपको डिराइव क्लास का नाम जो भी है कोलोन फिर बेस क्लास का नाम आपको देना होगा। यहाँ पे हम क्लास का नाम ही दे दिए डिराइव बेस, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हम डेमो दे सकते थे, यहाँ डेमो 1 दे सकते थे, तो अगर ऊपर डेमो दिए थे तो यहाँ पे फिर हम लोग को डेमो देना पड़ता। तो नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनहेरिटेंस करने के लिए इनहेरिटेंस ऑपरेटर और बेस क्लास का नाम। उससे क्या होता है कि ऊपर से जो भी मेंबर मेथड है, मेंबर वेरिएबल है, वो नीचे आ जाता है। इसका डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम बेस वाले को भी यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग देखें बेसिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है, कि सिंगल इनहेरिटेंस कैसे करते हैं। अगला में देखेंगे, हम बताए थे कि यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है। तो चलो देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। एकदम छोटा सा प्रोग्राम बना के सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन जब आगे जरूरत पड़ेगा तब देखेंगे। ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। अब देखेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे होता है। तो चलो इसको सेव एज करते हैं, इनहेरिट ट्री डॉट एस। यहां पर हम लोग कैसा प्रोग्राम बनाते हैं, चलो देखते हैं। पहले बनाते हैं क्लास ए, सिर्फ समझाने के लिए, पब्लिक क्लास ए, और इसमें एक वेरिएबल बनाते हैं पब्लिक int x। फिर बनाए पब्लिक क्लास बी जो ए को इनहेरिट करेगा, और इसके पास वेरिएबल होगा पब्लिक int y। एक क्लास बनेगा पब्लिक क्लास सी जो बी को इनहेरिट करेगा, और इसके पास होगा z। अब इसमें देखो क्या होगा, ए के पास x है, तो अगर ए का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सिर्फ x मिलेगा, लेकिन एक बनाया बी जो ए को इनहेरिट किया, तो इसका मतलब x कहां आ जाएगा, बी में। तो बी के पास क्या हो गया, x और y। तो बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या उसके पास क्या होगा, x और y दोनों होगा। लेकिन अब यहां देख रहे हैं सी किसको इनहेरिट कर रहा है, बी को। तो बी को इनहेरिट कर रहा है, इसके पास तो अपना z है, और बी के पास क्या था, अपना y था, और ऊपर से क्या आया था x। मतलब बी के पास x y है और इसके पास अपना क्या है, z। तो सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड तीनों मिलेगा। तो अगर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एक्स मिलेगा, बी का बनाएंगे तो एक्स वाई मिलेगा, और सी का बनाएंगे तो एक्स वाई जेड। तो यहां मल्टी लेवल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो सी के पास बी का मेंबर तो आ ही रहा है डायरेक्टली, क्योंकि बी को इनहेरिट कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली किसका आ जा रहा है, ए का भी आ जा रहा है। तो हम बताए थे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ये होता है कि ए से बी में आएगा, अब बी से कहां आ जाएगा, सी में। तो सी में तुम्हारा बी वाला भी होगा और ए वाला भी होगा, बी में तुम्हारा सिर्फ ए वाला होगा और बी वाला होगा, और ए में सिर्फ ए वाला होगा। तो यहाँ पे देखो वही काम हम यहाँ पे प्रोग्राम में कर दिए। तो अब हमारे पास अगर हम लोग किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देखो
सी नाम का क्लास है उसका ओबीजे इक्वल्स टू न्यू सी। तो हमारे पास क्या है, ओबीजे डॉट एक्स भी मिल जाएगा, ओबीजे डॉट वाई भी मिल जाएगा, ओबीजे डॉट जेड भी मिल जाएगा। तो कभी भी तुम्हारा, तो यहां पे क्या होगा, मल्टी लेवल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ए का जो मेंबर है वो इनडायरेक्टली कहां तक पहुंच रहा है, सी तक। उसको तीनों को प्रिंट कर लो। ओबीजे डॉट एक्स दे दिए। चलो देखते हैं। डेमो ऑलरेडी डिफाइन मेन। अरे यार, 2 बार कॉपी पेस्ट हो गया। ये है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आया। यहां पे क्या हुआ, यहां पे भी वही काम हो रहा है, लेकिन मल्टी लेवल है, क्योंकि ए का आ रहा है बी में, और फिर बी और ए दोनों मिला के कहां चला जा रहा है, सी में। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ किसका, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। बाकी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा हम बताएंगे। अगला टॉपिक इनहेरिटेंस में और भी बहुत सारा चीज होता है, जैसे कि इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, और भी चीज छोटा छोटा चीज है, सील्ड क्लास होता है, वो क्या होता है, वो हम लोग आगे के टॉपिक में देखते हैं। तो ये एकदम बेसिक इनहेरिटेंस कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, चाहे सिंगल इनहेरिटेंस चाहे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, वो बता दिए। बाकी इनहेरिटेंस का छोटा छोटा चीज और भी बहुत सारा है, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।